हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप सब ने मेरे जो बाकी पिछले लेक्चर्स है वो आपने देखे होंगे, आपने समझे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पे। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक में जो पढ़ा था फंक्शंस ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, हाइड्रेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमें लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, क्या होती है हाइड्रेशन, क्या होती है वो हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या है होती है हाइड्रेशन। कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज रेफर्ड एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन पानी और सीमेंट के बीच में होती है, किसके बीच में, सीमेंट और पानी के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कहते हैं। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड इन टू वेज, दो तरीकों में इसको देखा जा सकता है। एक तो थ्रू सॉल्यूशन होता है, दूसरा सॉलिड स्टेट ऑफ मैकेनिज्म। दो तरीकों में देखा जा सकता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को। द रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो रिएक्शन होती है सीमेंट और पानी की वो है एक्सोथर्मिक। दैट इज मीन, इसका मतलब क्या है, वो लिबरेट करती है, इट लिबरेट्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एंड दिस लिबरेटेड हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक उसे कहते हैं जो अपनी जो कुछ अमाउंट ऑफ हीट होती है वो लिबरेट करती है, बाहर छोड़ती है, और उस बाहर छोड़ने वाली हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, जो हीट बाहर आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। द हाइड्रेशन प्रोसेस इज नॉट एन इंस्टेंटेनियस। कह रहा है कि ये एक साथ में नहीं होता। इंस्टेंटेनियस मतलब एक साथ में नहीं होता है, वंस मतलब एक ही साथ में, मतलब सडन नहीं है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। ये है एक कह रहा है कि द रिएक्शन इज़ फास्टर इन द अर्ली पीरियड्स। पहले में रिएक्शन फास्ट होती है, पहले स्टार्टिंग में जैसे ही हम पानी मिलाते हैं तो रिएक्शन थोड़ा तेज़ हो जाती है, कुछ एक 30 मिनट में, 1 घंटे में, या 7 दिनों में भी कह सकते हैं, कुछ टाइम में किसी में, और कंटिन्यूस इंडिफिनिटली एट डिक्रीजिंग रेट। फिर उसके बाद कम कम हो जाती है, डिक्रीजिंग रेट पे कंटिन्यू रहती है, 1 साल पर रहती है, 2 साल पर रहती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे रहती है। ठीक है, ठीक है, आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद है ड्यूरिंग हाइड्रेशन C3S and C2S reacts with water and calcium silicate hydrate CHS gel, जो मैंने कहा था इससे पहले भी, is formed along, यहाँ पे along है, along with calcium hydrate, along है यहाँ पे। कह रहा है कि ड्यूरिंग हाइड्रेशन के दौरान C3S and C2S रिएक्ट करता है पानी के साथ। जो इसमें हमने बोग्स कंपोनेंट्स पढ़े थे वो है, उसमें C3S कैल्शियम ट्राइसिलिकेट और कैल्शियम डाइसिलिकेट जो रिएक्ट करता है पानी के साथ, एंड किसके साथ, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, एंड इज उसके बाद क्या पैदा होता है, CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल इज फॉर्मड। उसके साथ साथ में एक और चीज़ फॉर्म होती है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्स CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बनता है इसके साथ में। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, ये हो गए यहाँ तक हो गया। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड इट डिटरमाइन द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कह रहा है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जो है CSH जेल जो है, कह रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हाइड्रेशन का। ये डिटरमाइन करता है गुड प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, CSH जेल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट ए डिजायरेबल प्रोडक्ट। जो इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है इन कंक्रीट मास एज इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड गेट्स लीचड आउट, देयरबाय मेकिंग द कंक्रीट पोरस पर्टिकुलरली इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो दूसरा कंपोनेंट इसके साथ बनता है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, वो एक डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये सॉल्युबल है वाटर में, पानी में ये सॉल्युबल है, और जिसकी वजह से ये लीच आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है, सरफेस पे बाहर निकल जाता है, और उसकी वजह से कंक्रीट जो हमारा है वो पोरस बन जाता है, खास करके किन में, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में, जो पानी में हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उनमें ये फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो ये एक डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। C2S reacts rather slowly and is responsible for the strength of concrete at a later stage
इट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, जब हमने लास्ट टाइम बोग्स कंपोनेंट्स पढ़े थे, उस टाइम भी मैंने कहा था C2S जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ कहाँ पर, स्लो। और ये किस में हमें रिस्पॉन्सिबल करता है, ये है लेटर स्टेज ऑफ लेटर स्टेज पे जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट में, वो किसकी वजह से आती है, C2S की वजह से आती है। ठीक है, ये लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है। 200 समथिंग का हमने शायद पढ़ा था, आपको अगर याद होगा 265 कुछ ऐसा ही था इसका। ठीक है, द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने पहले ये कहा, ये भी एक डिजायरेबल प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। कह रहा है कि लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी जो कंक्रीट में है वो किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इसमें ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट में नहीं आ पाती है। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सल्फेट प्रेजेंट इन द सॉइल। Calcium hydroxide also reacts with sulfates present in soil or water to form calcium sulfates, which further reacts with C3A and causes deterioration of concrete. This is known as sulfate attack. यहाँ पे sulfate attack की थोड़ी सी definition दी गई है, हाँ देखिए समझिए। द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विद सल्फेट। कह रहा है कि पानी या मिट्टी में जो पानी या सॉइल में जो हमारे पास सल्फेट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उनके साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है। और जो फर्दर रिएक्ट करते हैं, जो सीमेंट में पैदा जो सीमेंट में कैल्शियम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ऑलरेडी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, कैल्शियम सल्फेट, और उसकी वजह से डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट होती है, उसे हम सल्फेट अटैक कहते हैं। यही होता है सल्फेट अटैक। ठीक है, द ओनली एडवांटेज ऑफ calcium hydroxide is that being alkaline in nature, it maintains pH value of around 13 in the concrete, which resists the corrosion of reinforcement। कह रहा है कि एक ही एडवांटेज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होना कि वो थोड़ा सा अल्कलाइन होता है नेचर में, और वो मेंटेन करता है पीएच कितना, 13 के अराउंड वो मेंटेन करता है पीएच पानी का, कंक्रीट का, जिसकी वजह से फिर कोरोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से कोरोजन जो रीइंफोर्समेंट वो रेजिस्ट होता है, वो बचता है। ठीक है, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट ऑन एन एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन विद पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। कह रहा है कि ये हमने एस्टिमेट किया हुआ है कि 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ व्हाट, बाय वेट ऑफ सीमेंट 0.23। ठीक है, 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शन विद पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड। 23% पानी हमें बाय वेट ऑफ सीमेंट मिलाना है केमिकल रिएक्शन पैदा करने के लिए पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड में। दिस 23% ऑफ वाटर केमिकली कंबाइन्स विद सीमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बाउंड वाटर। कह रहा है कि ये केमिकली कंबाइन किसके साथ हो जाता है, पानी ये सीमेंट के साथ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाउंड वाटर। ठीक है, एज सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इम्बाइब्ड विद जेल पोर्स, दिस वाटर इज नोन एज जेल वाटर। द बाउंड वाटर एंड जेल वाटर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कह रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो इम्बाइब हो जाता है किसके साथ, जल पोर्स होते हैं, जो सीमेंट में जल पोर्स होते हैं इम्बाइब हो जाते हैं उसी के साथ, उसे हम जल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जल वाटर। और ये कह रहा है जो बाउंड वाटर होता है और ये जल वाटर होता है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इट इज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 15% बाय वेट ऑफ 15% वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल अप द जल पोर्स। इसके बाद कहता है कि 15% और पानी चाहिए हमें, ज़रूरत है टू फिल व्हाट, जल पोर्स। जो सीमेंट में जल पोर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए 15% और वाटर चाहिए होता है हमें। ठीक है, देयरफॉर उसके बाद होता है टोटल होता है हमारे पास 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन जलपुर। तो इसके हिसाब से हमें टोटल कितना परसेंटेज वाटर लगता है बाय वेट ऑफ सीमेंट, 38% वाटर कंप्लीट रिक्वायर्ड है हमें केमिकल रिएक्शन और ऑक्यूपाई करने के लिए जल स्पेस, जल पोर्स 38% वाटर लगता है हमें टू कंप्लीट रिएक्शन एंड टू फिल ऑल द जल पोर्स विद इन द सीमेंट। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है, if water equal to 38% by height by weight, if water
इफ वाटर इक्वल टू 38% बाई वेट ऑफ सीमेंट इज only used, then it can be noticed that the resultant will undergo full hydration and no extra water will be available for the formation of undesirable capillary activity। कह रहा है कि अगर 38% के बराबर वाटर जो हमने यूज़ करना है उतना बराबर होगा हमारे पास, तो इट कैन बी नोट कि दूरी मतलब ये देखा जा सकता है कि हमें और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे फुल हाइड्रेशन अटेन करने के लिए या फुल जल पूर्व को फिल करने के लिए। यहाँ पे हमें फॉर्मेशन ऑफ उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कैपिलरी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अगर हमारे पास 38% के बराबर कंप्लीट वाटर हो। और जहाँ पे दूसरी जगह कह रहा है कि इफ़ मोर देन 38% ऑफ वाटर इज यूज्ड, अगर 38% से ज़्यादा पानी हमने यूज़ किया देन एक्सेस वाटर विल कॉज अनडिजायरेबल कैपिलरी एक्टिविटीज़। अगर वहाँ पे 38% से ज़्यादा पानी हमने यूज़ किया है तो वहाँ पे अनडिजायरेबल कैपिलरी एक्टिविटीज़ पैदा होंगी विच रिड्यूसेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक टेबल लिया था, यहाँ पे है परमिसिबल लिमिट्स फॉर इम्प्योरिटी इन वाटर, पानी में कितनी इम्प्योरिटी परमिसिबल है जो हम सीमेंट के साथ मिलाते हैं उसमें से कितनी परमिसिबल इम्प्योरिटीज़ ले सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक सबसे पहले दिया गया है 200 mg पर लीटर, ये आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये 38% है, बाकी 23% है, 15% जलपुर के लिए लगता है 30, वो भी आप याद रखेंगे, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं, तो ये आप इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसे आपको मर्जी है वो कर सकते हैं आप। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ऑर्गेनिक है 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट जो होते हैं 400 mg पर लीटर, क्लोराइड्स 2000 mg फॉर प्लेन कंक्रीट वर्क और 500 mg फॉर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क, और सस्पेंडेड जो होता है 2000 mg पर लीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या आप इसका कॉपी में नोट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक स्क्रीनशॉट लेना ही ठीक रहेगा, वैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो आज ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।